Assalamu alaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video I am going to discuss the themes and the symbolism of streetcar named Desire. In the previous video I have discussed about the characters as well as of the basic points of streetcar named Desire, and in this video I am going to discuss the themes and symbolism in streetcar named Desire. So let's begin. फर्स्टली जो बेसिकली जो फर्स्ट थीम हमें देखने को मिलता है दैट इज़ सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी बेसिकली इसके जो दो मेन कैरेक्टर हैं प्रोटैगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, ब्लैंच प्लस स्टैनले, इनके करैक्टर के थ्रू हमें सेक्सुअलिटी का थीम देखने को मिलता है। किस तरीके से कि ब्लैंच है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड तो वो सेक्सुअल डिज़ायर के अंदर इंडल्ज हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसके स्कूल के अंदर इसके सेक्सुअल डिज़ायर्स के अंदर वो देखी गई। और इसके अलावा एक मिच का करैक्टर है हु वाज द फ्रेंड ऑफ स्टैनले, तो उसके थ्रू भी इसकी सेक्सुअल डिज़ायर, तो ओवरऑल द प्ले हमें इसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स देखने को मिलती हैं। और स्टैनले जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है तो उसके थ्रू हमें स्टैनले और ब्लैंच के थ्रू हमें इसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। और एक इसका बेसिक पॉइंट ये भी कि जब टेनेसी विलियम ने जब ये प्ले लिखा था तो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर इसने प्ले लिखा था, और इसकी वर्ल्ड वार की सेटिंग न्यू ऑर्लियंस के अंदर रखी गई थी। और उसके अंदर जो ब्लैंच है वो ओल्ड साउथ से आती है, ठीक है, ओल्ड साउथ में बैले रीव से आती है। और जो ओल्ड साउथ आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार ओल्ड साउथ में लोगों के ना सेक्सुअल व्यू स्टार्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो जो ओल्ड साउथ की लेडी है ब्लैंच, उसके करैक्टर के अंदर हमें सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास थीम है वो है वायलेंस एंड क्रुएलिटी। तो जो वायलेंस और क्रुएलिटी है ये थीम बेसिकली हमें स्टैनले के करैक्टर के अंदर देखने को मिलता है। स्टैनले जो इस प्ले का एंटेगोनिस्ट है एंड हु वाज आल्सो द हस्बैंड ऑफ स्टेला। तो स्टेला जो ब्लैंच की सिस्टर थी, उसके थ्रू जब स्टैनले बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, तो वो क्रूअल हो जाता है। और इसके अलावा स्टैनले थ्रू आउट द प्ले वो ब्लैंच को पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से तो ब्लैंच इसकी सिस्टर इन लॉ थी, दैट्स वाई कि वो ब्लैंच को कुछ इस तरीके से फिजिकली या इसको वायलेंस इस पर नहीं कर सकता था। दैट्स वाई वो ब्लैंच का गुस्सा निकालने के लिए स्टेला को मारता है ड्यूरिंग द प्ले। तो इस तरीके से हमें इसकी वॉयलेंस देखने को मिलती है। और ब्लैंच ड्यूरिंग द प्ले ये भी कहती है स्टेला को कि जो स्टैनले का लव तुम्हारे लिए है वो पैशन और क्रूअल पैशन पे बेस्ड है। तो इसी तरीके से हमारे पास स्टैनले का वॉयलेंस और क्रूअल नेचर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मैडनेस का थीम। मैडनेस का थीम एट द एंड ऑफ द प्ले हम देखते हैं कि जो ब्लैंच है वो फिजिकली तौर पे और मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। और आफ्टर रेप तो स्टैनले और स्टेला उसे अजाइलम के अंदर भेजते हैं, जिसकी वजह से मैडनेस का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। और एक बायोग्राफिकल एस्पेक्ट को भी टेनिस विलियम इसके अंदर अपने मैडनेस के थीम्स के अंदर बताते हैं, वो ये कि इसकी जो सिस्टर थी रोज़, वो भी साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्शन का शिकार थी और वो भी मैड हो चुकी थी, इसलिए मैडनेस का हमें थीम देखने को मिलता है। नेक्स्ट थीम है डिपेंडेंस ऑन मैन। डिपेंडेंस ऑन मैन इस तरीके से कि इस प्ले के अंदर जो मेन टू वुमेन दिखाई गई हैं, एक स्टेला का करैक्टर, ठीक है, प्लस ब्लैंच का करैक्टर, ये दोनों ही सिस्टर हैं और ये दोनों ही डिपेंड करती हैं मैन पे। स्टेला डिपेंड करती हैं अपने हस्बैंड पे, तो दैट्स वाई कि आफ्टर द हर क्रूअल बिहेवियर वो उसे छोड़ती नहीं है, ठीक है। और ब्लैंच आफ्टर द सुसाइड ऑफ हर हस्बैंड वो ब्लैंच स्टेला के साथ आती है रहने के लिए, ठीक है। और थ्रू आउट द प्ले हम ये देखते हैं कि ब्लैंच अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स और अपनी सेफ्टी के लिए ना किसी मैन को चाहती है, यानी मैन के अंडर आना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल जब ये आफ्टर द कमिटेड सुसाइड ऑफ हर हस्बैंड हुज नेम वाज एलन उसका नाम था, ठीक है। उसके बाद वो एक पहले तो स्कूल के अंदर एक बॉय के साथ देखी गई है सेक्सुअल डिज़ायर्स में, और इसके बाद फिर वो मिच का करैक्टर हमें देखने को मिलता है कि शी वांटेड टू मैरी विद मिच। तो इसी तरीके से वो मिच के साथ मैरी करके अपनी एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहती थी, लेकिन मिच इसे छोड़ देता है आफ्टर नोइंग हर पास्ट। तो इस तरीके से हमें डिपेंडेंस ऑन मैन देखने को मिलती है। और एट द एंड ऑफ द प्ले लास्ट सीन के अंदर ये देखते हैं कि जब इसे अजाइलम के अंदर डॉक्टर लेने आते हैं, तो वो डॉक्टर को भी ये कहती है कि हु एवर यू आर आई हैव ऑलवेज अंडर द काइंडनेस ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो वो इसकी ये कोटेशन इस बात को शो करती है कि वो जो डॉक्टर है, डॉक्टर को का अपने पास होना भी वो एक प्रोटेक्टर शो करती है, वो उसके बाजू को इस तरीके से पकड़ती है, वो एज अ प्रोटेक्टर उसका शो कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ टेनिस विलियम आई हैव टोल्ड यू कि ये अपने वर्क के अंदर ओल्ड साउथ और नॉर्थ का कन्फ्लिक्शन देखने को मिलती है, और यहाँ भी हमें थ्रू द करेक्टर्स देखने को मिलते हैं, ये कन्फ्लिक्शन देखने को मिलती हैं। कैसे कि जो ब्लैंच का करैक्टर है ना, ब्लैंच ये रीव वैली से आई है, ठीक है। और जो रीव वैली है ब्लैंच
ये रीव वैली है, ये ओल्ड साउथ के अंदर है, ओल्ड साउथर्न लेडी से कहा गया है इन द प्ले के अंदर। और जो स्टैनले है, स्टैनले हमारे पास नॉर्थ के अंदर है। तो ब्लैंच और स्टैनले की कन्फ्लिक्शन एक दूसरे के अंदर देखने को मिलती है। वो स्टैनले कभी भी ब्लैंच को अपने हाउस में एक्सेप्ट नहीं करता, इवन कि वो इसके पास्ट को भी एक्सेप्ट नहीं करता। दैट्स वाई वो अपने एक यहाँ करेक्टर दिखाया गया है शाह का। स्टैनले शाह को बेचता है बेल रीफ के अंदर आफ्टर टू इन ऑर्डर टू नो द पास्ट ऑफ ब्लैंच। तो उसको बेचता है वहाँ। तो जब उसका पास्ट देख लेता है, तो यानी जब उसको पास्ट को पता लग जाता है कि पास्ट में इसका करेक्टर कैसा था, क्यों से स्कूल से निकाला गया, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। वो और ज़्यादा उससे ना बुरा फील करने लग जाता है ब्लैंच को। तो इसी तरीके से उनके दोनों के दरमियान कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलती है, और नॉर्थ और साउथ की, थ्रू द करेक्टर्स ऑफ ब्लैंच एंड स्टैनले। तीसरा हमें फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। अब फेमिनिज्म क्या था? तो फेमिनिज्म इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि जो बेसिकली ब्लैंच का करेक्टर है, हम ये देखते हैं कि थ्रू आउट द प्ले ये जो स्टोरी है वो ब्लैंच के इर्द गिर्द के ना घूमती है। दैट्स वाई दिस स्टोरी या दिस प्ले इज़ आल्सो कॉल्ड अ ट्रेजिक प्ले, क्योंकि वो ब्लैंच के ट्रेजिक फ्ला के इर्द गिर्द घूमती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमें फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट इस वक्त देखने को मिलता है। एट द एंड ऑफ द प्ले जब शी वाज रेप्ड बाय स्टैनले, तो वो आस्क करती है राइट को, अपना हक चाहती है, और वो उसके अपनी बहन स्टेला को सारी रियलिटी बताती है कि क्या क्या हुआ। लेकिन स्टेला कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है आल्सो शी वाज इंडल्ज इन द सेक्सुअल डिज़ायर्स, सेंशुअल डिज़ायर्स थी, लेकिन उसे एज अ वुमेन उसको कभी भी राइट नहीं दिया गया। और जब आफ्टर द जो एंड पे जब वो इस बात को आस्क करती है, ठीक है, एस्केपिज्म का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है थ्रू द करेक्टर ऑफ ब्लैंच। तो ब्लैंच के करेक्टर के अंदर में एस्केपिज्म किस तरीके से देखने को मिलता है कि इस तरीके से कि ब्लैंच ना ज़्यादातर अल्कोहल का इस्तेमाल करती थी। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल भी करती थी और शराब भी पीती थी, ड्रिंक करती थी बहुत ज़्यादा। और इसलिए ड्रिंक भी करती थी, और जब भी वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होती थी ना, शी टेक्स अ लॉन्ग बाथ्स इन ऑर्डर टू काम हर नर्व्स। ये बताया गया है ड्रामे के अंदर। ठीक है, ड्रामे जब जो एक्चुअल लाइन्स हम पढ़ते हैं, तो वो इसलिए वो लॉन्ग बात भी लेती थी और अल्कोहल का इस्तेमाल करती थी, ताकि वो कभी भी रियलिटी को पहचाना सके। दैट्स वाई शी ऑलवेज लिव्स इन हर इमेजिनेशंस। ठीक है, और कभी भी वो रियलिटी को नहीं पाती, जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। ठीक है, और इसके अलावा कन्फ्लिक्शन बिटवीन द इमेजिनेशन और रियलिटी भी यही है कि ब्लैंच की रियलिटी है, वो कभी भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती। शी वांटेड टू बिकम एन एरिस्टोक्रेटिक वुमन। तो दैट्स वाई कि वो शीप टोंटली एक करेक्टर है, शीप टोंटली। आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो इन द करेक्टर्स। तो टोंटली का जो करेक्टर है, शीप टोंटली, वो एक लॉयर है, वो एक अरिस्टोक्रेटिक पर्सन है। तो ये उसके साथ जाना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है इन ऑर्डर टू बिकम एन अरिस्टोक्रेटिक वुमन। और थ्रू आउट द प्ले हम ये भी देखते हैं कि इसने जो भी ड्रेस इस्तेमाल की है ना, वो एज एन अरिस्टोक्रेटिक इसका लाइफ दिखाया गया है। रेड ड्रेस पहनती है, और शी आल्सो वांटेड टू बिकम एन इनोसेंट लेडी, जो एक्चुअलिटी में एक्चुअल नहीं होती। ठीक है, तो ये तो थे इसके कुछ बेसिकली थीम। सो लेट्स हैव अ व्यू अबाउट द सिंबलिज्म। सिंबलिज्म इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो स्ट्रीट कार नेम्ड डिज़ायर है, इस प्ले का नाम वही एक सिंबॉलिक टाइटल है। किस तरीके से, आई हैव टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो। तो ये कि ये स्ट्रीट कार एक स्ट्रीट कार यानी गली की जो कार होती है, वो दैट कैरीज द डिज़ायर्स ऑफ द पीपल। तो स्पेशली द डिज़ायर ऑफ द ब्लैंच, और ब्लैंच के सेंशुअल डिज़ायर्स को वो ऑलैंड्स की तरफ लेके जाती है। और इसी तरीके से जब थ्रू इन द सेकंड सीन के अंदर स्टैनले ब्लैंच से पूछती है कि तुम किस कार से आई हो, यानी इस तरीके से उनसे पूछती है आफ्टर द वायलेंस ऑफ स्टैनले। तो वो उसे कहती है कि वही स्ट्रीट कार, यानी उसका नाम लेती है कि स्ट्रीट कार जिसका नेम द डिज़ायर है, उसी से मैं आई हूँ। और इसके लिए वो एक बेस्ट कोटेशन देती है, इट ब्रॉट मी हेयर वेयर आई एम नॉट वांटेड एंड वेयर आई एम अशेम्ड टू बी। ठीक है, तो ये कोटेशन देती है कि जहाँ मैं आना नहीं चाहती, क्योंकि यहाँ इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी और स्टैनले का क्रूअल बिहेवियर देखने को मिलता है। ये एक सिंबल है। दूसरे नंबर पे म्यूज़िक एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है। हम ये देखते हैं कि जब भी म्यूज़िक की टेनिस विलियम जब भी म्यूज़िक की बात करता है, तो एक्सप्रेशनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ ज़रूर देता है। वो किस तरीके से कि म्यूज़िक हमें पोल्का का म्यूज़िक, ब्लू पियानो का म्यूज़िक, पेपर मून का म्यूज़िक, यानी इस तरीके से। ये जो पोल्का है, ये जब हम ये देखते हैं कि इन द एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्ले, जब सीन स्टार्ट होता है, तो जब इसका हस्बैंड एलन कमिट करता है सुसाइड को, तो जिस होटल के अंदर वो सुसाइड कमिट करता है, उस होटल में पोल्का का सॉन्ग चल रहा था। ठीक है, और इसके अलावा ब्लू पियानो का सॉन्ग भी हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग व्हेन ब्लैंच वाज इन द हाउस ऑफ स्टेले। ठीक है, तो हमें पोल्का का ब्लू पियानो का इसे म्यूज़िक सुनने को मिलता है, और पेपर मून का भी। ठीक है, तो ये जो म्यूज़िक है, ये हमारे पास एक तो सिम्बलाइज कर रहे हैं मेमोरी ऑफ द पास्ट को। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल हमें इसके अंदर देखने को मिलता है, दैट इज़ ब्लैंच ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हर इनोसेंस टूवर्ड्स सेक्सुअल डिज़ायर्स। वो किस तरीके से कि मैंने बताया कि पोल्का का म्यूज़िक उस वक़्त चल रहा था जब उसने कमिट किया सुसाइड को। तो बिफोर कमिटेड सुसाइड ऑफ ये एलन की, तो जो ब्लैंच थी वो एक अच्छी वुमन थी, यानी इस तरह इसका एक करैक्टर उससे पहले अच्छा दिखाया गया है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड ये सेक्सुअल डिज़ायर्स के अंदर ना इंडल्ज हो चुकी थी। तो इसी तरीके से जब वो पोल्का का म्यूज़िक चला तो ये एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है कि जो उस वक़्त लगाया गया जब वो उसने कमिट की थी सुसाइड को। तो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनोसेंस टुवर्ड्स सेक्सुअल डिज़ायर्स ऑफ ब्लैंच हमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पोकर गेम। पोकर गेम इसके अंदर दिखाया गया है कि जो स्टैनले है वो अपने फ्रेंड जैसे कि मिच हो गया उसके साथ पोकर गेम खेलता है। ये एक तरह की कार्ड गेम होती है जो सिंबलाइज करती है चांस को, ठीक है। और ये उस वक्त खेलता है, ये दोनों उस वक्त यानी ये दोनों और इसके कुछ फ्रेंड्स ना स्टैनले के घर में खेलते हैं और उस वक्त खेलते हैं जब सीन 2 के अंदर, यानी सीन 2 के अंदर जो दिखाया गया है कि ये उस वक्त खेलते हैं जब स्टैनले और स्टेला और ब्लैंच बाहर डिनर पे गए होते हैं। तो जब ये वापस आते हैं तो स्टैनले बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है इन्हें देख के कि ये वुमेन ने इंटरेक्शन की, यानी वो जल्दी आ जाती हैं। तो ये जो पोकर गेम है हम देखते हैं कि ये एक तरह का सिंबल ऑफ चांस है ऑफ द लाइफ ऑफ ब्लैंच, कि ब्लैंच किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर चांस को तलाश करती है, जिस तरीके से कि जब वो मिच के साथ शादी का एक चांस होता है उसके लिए, जो मिच रिजेक्ट कर देता है लेटर ऑन। तो फिर बाद में वो शीप के साथ भी अरिस्टोक्रेटिक जो पर्सन होता है रहना चाहते हैं, लेकिन उसका भी उसे चांस नहीं मिलता। तो एक तरह से चांस हमें देखा सिंबल ऑफ द चांस देखने को मिलता है। तो आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास बाथिंग। बाथिंग मैंने आपको इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया कि ये क्या करती थी, जो ब्लैंच थी ना, शी टेक्स अ लॉन्ग बाथ इन ऑर्डर टू काम हर नर्व्स। तो अपने लॉन्ग बाथ लेती थी जब भी वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्शन का शिकार होती थी। तो बाथ एज अ सिंबल ऑफ एस्केपिज्म हमें देखने को मिलता है इन द प्ले, ठीक है। जो नेक्स्ट है हमारे पास अल्कोहल का सिंबल है। अल्कोहल भी हमारे पास सिंबल ऑफ एस्केपिज्म ऑफ द फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड हमें देखने को मिलता है, और वो थ्रू द करेक्टर ऑफ ब्लैंच और स्टैनले को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ब्लैंच अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी ताकि वो अपनी इमेजिनेशन के अंदर रह सके, और रियलिटी को वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती। दैट्स वाई शी रिसीव्स हर डाउनफॉल। और फिर लास्ट में हमारे पास जो सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होता है? लोकोमोटिव एक तरह की अनबियरेबल साउंड ऑफ द ट्रेन होती है। तो इन द प्ले हम ये देखते हैं कि ब्लैंच इस साउंड को सुनती है और इस साउंड को सुनने के बाद वो अपनी उंगली अपने कानों में दे देती है। तो ये एक तरह का सिंबल दिखाया गया है अनबियरेबल साउंड का, जो इस बात को रेफर कर रहा है दैट समथिंग वर्स इज गोइंग टू हैपन विद ब्लैंच। तो दैट्स वाई वो जो हमने इसका ट्रेजिक फ्ला या इसका रेप या सेक्सुअल डिज़ायर ये सब कुछ इसे फेस करती है लेटर ऑन, ठीक है। और इसके लिए जो हमारा करेक्ट राइटर है वो एक कोटेशन भी कहते हैं, वो कहते हैं एंड दैट वो कहते हैं शी क्लैप्स हर हैंड्स टू हर ईयर एंड क्रचिज ओवर, यानी वो अपने हैंड्स को ईयर के अंदर दे देती है, उसे क्रचिज ओवर यानी जोर से ना अंदर की तरफ कर लेती है ताकि उसे ये सुनाई ना दे सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टूडेज़ वीडियो, जिसके अंदर बेसिकली हमने थीम्स को तो डिस्कस किया और सिंबलिज्म को और कुछ एस्पेक्ट ऑफ एक्सप्रेशनिज्म को डिस्कस किया, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि ये एक साइकोलॉजिकल प्ले भी है। तो साइकोलॉजिकल प्ले किस तरीके से इन दिस प्ले जो टेनिस विलियम है ना, ही एक्सप्लेन हर करेक्टर थ्रू द साइको एनालिसिस थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रेड, जिसके अंदर हमें इड, ईगो और सुपर ईगो के कुछ कंसेप्ट थ्रू द करेक्टर ऑफ स्टैनले, ब्लैंच और स्टेला के करेक्टर के थ्रू देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्ले भी है। और इसके अलावा ये जो कुछ थीम्स के अंदर मैंने ये बाथिंग का सिंबलिज्म हो गया और कुछ सेक्सुअल की थीम्स हो गई, ये हमारे पास साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस ऑफ द ब्लैंच और स्टैनले के देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल प्ले भी है। तो एक्सप्रेशनिज्म भी इसी तरीके से होता है कि एक्सप्रेशनिज्म क्या होता है कि जब भी राइटर एक्सप्रेशनिज्म को शो करेगा तो वो कुछ सिंबल, जो हमारे पास ये टेनिस विलियम है इसने एक्सप्रेशनिज्म को थ्रू सिंबलिज्म, ठीक है, थ्रू कस्ट्यूम ऑफ हिज करेक्टर्स, थ्रू म्यूज़िक, ठीक है, और इसके थ्रू उसने एक्सप्रेशनिज्म यानी एक्सप्रेशन ऑफ करेक्टर ऑफ हिज करेक्टर्स दिखाता है इसके अंदर। वो किस तरीके से कि हमें देखने को मिलता है कि जब ब्लैंच जैसे ही ब्लैंच न्यू ऑर्लेंस के अंदर आती है स्टैनले के घर रहने, तो उसने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना होता है जो इस बात को एक्सपोज करता है दैट शी वांट्स टू बिकम एन इनोसेंट लेडी, जो रियलिटी के अंदर नहीं है। तो वो एक एक्सप्रेशन ऑफ इनोसेंस दे रही है। और इसी तरीके से जब वो इसकी बर्थडे पार्टी होती है तो वो एक रेड कलर का सूट पहनती है जो इसके एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स टुवर्ड्स मिच देखने को मिलता है। बट लेटर ऑन जो इसके साथ होता है कि जो स्टैनले होता है वो सारी रियलिटी मिच को बता देता है, तो जिसकी वजह से मिच से छोड़ देता है। तो वो तो एक इंसिडेंट होता है पर ये एक्सप्रेशन देती है इसके थ्रू। और इसके अलावा जो म्यूज़िक है, मैंने यहाँ म्यूज़िक का एक सिंबल यहाँ शो किया, ठीक है। तो जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन ऑफ द पास्ट
रियलिटी ऑफ द पास्ट ऑफ ब्लैंच हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा ये एक्सप्रेशन दे रहे हैं टुवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ ब्लैंच, ये भी एक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा जब हम इस प्ले को बेसिकली जब हम इसके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को जितने भी डील करेंगे जो मैंने अभी बताए, तो वो सारे साइकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम इसके एक्सप्रेशनिस्ट ना क्वेश्चन के अंदर डील करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो टेनिस विलियम है वो इसके अंदर जो गेम पोकर गेम है वो भी एज एन एक्सप्रेशन यूज़ करता है। जो हर एक राइटर का बेसिकली ये जो एक्सप्रेशनिस्ट मूवमेंट थी ये एक्सप्रेशन पे फोकस करती थी कि दैट हाउ आ राइटर एक्सप्रेस हिज करेक्टर्स टुवर्ड्स देयर साइकोलॉजी, ठीक है। तो हमने यही देखना है कि किस कहाँ कहाँ एक्सप्रेशन मिल रहे हैं किस किस राइटर के, कौन कौन से क्लू हमें मिल रहे हैं किसी भी राइटर के एक्सप्रेशन को जो एक्सपोज करता है। तो मैं स्टैनले का स्टेला का देखा, तो ये सब कुछ था। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। इफ़ you have any query you can ask me. So Allah Hafiz.